आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो के अंदर में हम जितने भी फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके एनएमएस एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देख लेते हो तो यकीनन आप हम पे भरोसा कीजिए, यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके एनएमएस एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए सीधे चलते हैं अब हम लोग प्रश्न की ओर। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक बात की हम जानकारी देना चाहते हैं। यदि आप चाहते हो कि एनएमएस एग्जाम में आपका तैयारी बेहतर हो तो इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जा रहा है। वहाँ से क्या कीजिए, आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आने वाले समय में कौन कौन से वीडियो एनएमएस के ऊपर आएगा वहाँ पे आपको जानकारी दिया जाएगा और किस तरह से आपको एनएमएस एग्जाम की तैयारी करना है, सारे टिप्स और ट्रिक वहाँ पे उस व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एनएमएस एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको हम पे भरोसा नहीं होता है तो आपके पास जो गार्ड होगा उसके अंदर में देखिएगा क्या इस तरह का क्वेश्चन है, तो आपको हकीकत में देखने को मिलेगा ही ना। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे एक लोलक 10 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। एक लोलक 10 सेकंड में 40 बार दोलन करता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले ये आवर्तकाल क्या होता है इसको समझिए। आवर्तकाल का मतलब, काल का मतलब समय, ये आवर्तकाल भी एक प्रकार का समय ही है। आवर्तकाल का ऐसा यूनिट क्या होता है तो सेकंड होता है। जिस तरह से टाइम का यूनिट क्या होता है तो सेकंड होता है ना। टाइम का यूनिट, टाइम का ऐसा मतलब सेकंड। एक दोलन पूरा करने में लिए गए कुल समय को ही क्या कहते हैं हम लोग, एक दोलन पूरा करने में। अब दोलन का मतलब क्या हुआ है, एक दोलन झूला झूलते हैं ना, तो एक बार इधर से भी गया और इधर से भी आया तो उसको एक दोलन कहेंगे। एक दोलन पूरा करने में लिए गए कुल समय को क्या कहेंगे हम लोग, आवर्तकाल कहेंगे। एक दोलन पूरा करने में लिए गए कुल समय को ही आवर्तकाल कहेंगे। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है एक दोलन, यानी कि दोलन, एक दोलन को पूरा करने में लिए गए कुल समय को ही आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का मतलब क्या हुआ, आवर्तकाल का मतलब होता है समय बटा दोलन की संख्या, समय बटा दोलन की संख्या। अगर कहीं किसी कारणवश आप ये सूत्र को भूल पा रहे हैं, यानी कि भूलने की संभावना आ रही है, लग रहा है कि हमको कन्फ्यूजन में इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यानी कि दोलन पूर्व में पहले आएगा कि समय पहले आएगा कि समय पहले आएगा कि दोलन, यानी कि कन्फ्यूजन आ रहा है कि किसको किस रूप में लिखना है, तो उस स्थिति में हमारा बात याद रखिएगा। क्या, ये डेफिनेशन को याद रखे रहिएगा। एक दोलन पूरा करने में लिए गए कुल समय को ही एक दोलन, यानी कि जो शुरुआत में बोलेंगे उसको नीचे में लिखेंगे और जो बाद में बोलेंगे उसको पहले लिखेंगे। एक दोलन पूरा करने में लिए गए कुल समय को ही आवर्तकाल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, समय बटा दोलन की संख्या। आप यहाँ पे देखिए, एक लोलक 10 सेकंड में, यानी कि समय कितना दिया है 10 सेकंड, तो यहाँ पर रखिए 10। अब बटा दोलन की संख्या, कितना बार दोलन कर रहा है तो 40 बार दोलन कर रहा है, तो इसकी जगह पर 40 रखेंगे। अब ये से ये 1/4 को जब ये काटिएगा तो उस दिन क्या हो जाएगा, 4 लेके 1 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 लेके 1 में भाग दीजिए, नहीं लगा तो 0 यहाँ पे, तो 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, 4 पंचा 20 है ना, तो 0.25, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.25। और टाइम का मतलब सेकेंड, टाइम का मतलब ये क्या है, सेकेंड है, इसको 5 नहीं बोलिएगा, सेकेंड है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। बेसिकली इस तरह के सवाल आपके एनएमएस एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो क्यों ना इसको एक बेहतर तरीका से पढ़ लिया जाए। हमेशा क्या करेंगे, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, समय बटा दोलन की संख्या, बार बार रिवीजन करेंगे, आपको ध्यान में रह जाएगा ना, मस्तिष्क में चले जाएगा। या नहीं तो अगर भूल रहे हैं फॉर्मूला तो उस स्थिति में डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे। एक दोलन को पूरा करने में लिए गए कुल समय को ही हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। अगर आप फिजिक्स में चाह रहे हैं कि आपका फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी प्यार की, आपके सपोर्ट की इस चैनल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में सारे दोस्त को बोलिएगा कि इस चैनल से जुड़े और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा ताकि हमको भी अच्छा लगे। आपका एक कमेंट और आपका एक शेयर और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है, हमें बहुत ही एनर्जी देता है। तो इसलिए आपका प्यार बना रहे हमारे चैनल पर। अगर आपका प्यार हमारे चैनल पर बना रहेगा तो उस दिन में हम आगे बढ़ पाएंगे, आपके लिए और दिल खोल कर काम करेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक लोलक 5 सेकंड में 20 बार दोलन करता है तो इसकी समय अवधि या आवर्तकाल कहे। समय अवधि मतलब कि वही आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, समयहीन होता है।
आवर्तकाल, काल का मतलब समय, काल कितने तरह के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, यही ना, समय ही नहीं होता है। तो इसका भी मतलब क्या होता है, आवर्तकाल ही होता है, समय अवधि चाहे बोले चाहे आवर्तकाल बोले, इसका भी फॉर्मूला वही होता है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, 5 सेकंड में 20 बार दोलन, तो समय कितना है, यहाँ पे समय की जगह पर रखेंगे 5, और दोलन कितना बार हो रहा है, तो 20 बार, 5 चौका यानी कि 1/4, तो इसका भी क्या हो जाएगा 0.25, 4 लेकर के 1 में भाग दीजिएगा ना, तो आ जाएगा। यहाँ पर करके भी हम दिखा दिया आपको, तो इसका भी क्या हो जाएगा 0.25 सेकेंड, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे ये सेकेंड है, सेकेंड, इस तरह से ना। तो भी आशा कर सकते हैं कि इसको भी आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे, और यकीनन आप हम पे भरोसा कीजिए, ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर में हम आपको बताएंगे, कहीं ना कहीं आपके एनिमल्स एग्जाम में किसी न किसी साल पूछा गया है। पूछे हुए क्वेश्चन को किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, उस तरह के क्वेश्चन को आप ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा, तब आपको बेनिफिट्स मिलेगा ना। बेफालतू में अलग अलग क्वेश्चन क्यों पढ़े, अनर्गल क्वेश्चन क्यों पढ़े, वही क्वेश्चन पढ़े जो आता है ना। क्वेश्चन बैंक की समझ आपके अंदर होना चाहिए। किसी भी एग्जाम को अगर आप फेस करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम में आप बेहतर करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए, आपके सिलेबस की समझ और क्वेश्चन बैंक की पकड़। सिलेबस की समझ, सिलेबस क्या क्या है, ध्वनि चपड़ा, जितने भी सिलेबस है उसको पढ़ना पड़ेगा, इसके साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक की समझ। अगर ये दोनों आपके अंदर में है, पकड़ है ये दोनों पर, क्वेश्चन बैंक पर और सिलेबस पर, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम आप आसानी से निकाल सकते हैं, और आसानी से निकाल भी सकते हैं, और इसके साथ ही साथ टॉपर में आकर के खड़े होइएगा ना। सिलेबस की समझ और क्वेश्चन बैंक की समझ, ये दोनों अगर आ गया आपके अंदर में, तब तो उखाड़ फेंकिएगा किसी भी एग्जाम को, बर्बाद कर दीजिएगा उस एग्जाम को। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्तकाल। इसमें भी कह रहा है आवर्तकाल निकालने के लिए, देखिए लोलक की लंबाई दिया है यहाँ पे। आप देखिए ये क्वेश्चन अलग टाइप का आ गया। इस अभी जो जितने भी सवाल को सॉल्व किए सभी के अंदर में आवर्तकाल ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर भी आवर्तकाल निकालना है, लेकिन यहाँ पे आवर्तकाल लोलक की लंबाई दिया है। यहाँ पे आवर्तकाल दूसरे ढंग से समय दिया था और दोलन दिया था, यहाँ पे लोलक की लंबाई ही दे दिया है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आवर्तकाल निकालेंगे। आवर्तकाल का मतलब क्या हुआ, समय, समय को किससे सूचित करते हैं, टी से। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एल बटन जी। जी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान हमेशा क्या होगा 9.8। जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मतलब क्या होता है, जी का मान हमेशा क्या होता है 9.8 या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा मात्रक भी कई बार पूछ देता है, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी स्मॉल जी का मान हमेशा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। एक वीडियो आएगा जिसके अंदर में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू है जो आपके आने वाले एनिमल्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, उन सारे कांस्टेंट वैल्यू को एक बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ना। और कैपिटल जी का मान क्या होता है 6.673 गुना 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। यही यहाँ पे केजी है, यहाँ पे क्या है बाबू, केजी है, इसको ध्यान रखना है। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और कैपिटल ये जी और ये जी में क्या अंतर, ये गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण का कांस्टेंट वैल्यू है, ये गुरुत्वीय त्वरण है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको अप्रॉक्स ले सकते हैं। 9.8 का मतलब लगभग 10 है ना, 10 के करीब है, यानी कि इसको अगर कहीं पर मान के चले लेने का मन हो 10 तो 10 ले सकते हैं। इसका मान कैपिटल जी का मान, इसको क्या कहते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में पूछेगा तो उस स्थिति में 6.673 गुना 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन वैल्यू को याद रखिए। आने वाले समय में जितने भी क्वेश्चन वैल्यू आपके एनिमल्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, उन सारे पर डिस्कस कराया जाएगा इसी चैनल पर। फिलहाल यहाँ आप देखिए, जी का मतलब समझ लिए। एल का मतलब होता है जहाँ पे, यहाँ आप लिखेंगे एल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एल का मतलब होता है लोलक की लंबाई। एल का मतलब लोलक की लंबाई, लोलक की लंबाई, लोलक की लंबाई। आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो टी बराबर क्या होगा 2 पाई गुना रूट अंडर, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान अगर आप नहीं जान रहे हैं तो पाई का मान आज से याद कर लीजिए। पाई का मान हमेशा क्या होता है 22/7, तो 2, अब पाई का मान हमेशा 22/7, कहीं पर भी 22/7 ही होता है। रूट अंडर एल का मतलब होता है लोलक की लंबाई। लोलक की लंबाई कितना दिया है 9.8 दिया, तो 9.8 देंगे। और जी का मान हमेशा क्या होता है 9.8 है ना, तो 9.8 ये से ये, क्योंकि सेम राशि कट जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा रूट के अंदर में एक और एक का वर्गमूल 1 है ना, तो 22 दूना 44/7। जो 44/7 इसको देखिए भाग दीजिए,
तो 7 छक्का 42, 7 छक्का यहाँ देखिए 2.3 तो नहीं होगा, ये भी 4 भी नहीं होगा, होगा क्या? सी नंबर ऑप्शन सही ना। 7 छक्का 42 ना, 7 8 तो 56 हो जाएगा, 8 मरतबे तो लगा नहीं, ऐसे ही है। नहीं तो कितना विद्यार्थी क्या करेगा, जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए, कहाँ जाएंगे? हम जान रहे हैं 7 छक्का 42, 7 8 तो 56 हो जाएगा, तो 8 तो लगभग नहीं करेगा, 7 छक्का 42 42 लग जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर इस वीडियो के दौरान में अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आए तो उसी दिन में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, बस हम दिक्कत रहने नहीं देंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखिए चौथे नंबर सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखेंगे बरसात के मौसम में आर्द्र और गर्म हवा, आर्द्र हवा का मतलब वैसी हवा जिसके अंदर में नमी की मात्रा हो। बरसात के मौसम में आर्द्र और गर्म हवा में ध्वनि का वेग, यहाँ पे देखिए ध्वनि का वेग दिया है। अब वेग को कैसे पहचानेंगे कि आखिरकार ये वेग है? इसका ऐसा यूनिट होता है ध्वनि का वेग या किसी भी चीज का वेग या चाल का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब वेग होगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसका वेग को सूचित करते हैं ये से, आवृत्ति को एन से भी डिनोट करते हैं या तो ए से भी डिनोट करते हैं ना। अगर इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है तो लिखने में किसको किससे सूचित करते हैं, अगर उसमें कन्फ्यूजन आ रहा है तो कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। आइए ना, आप देखिए तरंग की लंबाई का मतलब क्या हुआ? लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला याद रखेंगे बाबू? तरंग का वेग का फॉर्मूला होता है, तरंग वेग बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। अगर आपको मान के चलिए किससे क्या सूचित करते हैं, अगर वो दिक्कत हो रहा है लिखने में समझने में, तो इसी स्थिति में ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तरंग वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य या तरंग की लंबाई। तरंग दैर्घ्य बोलिए या तरंग की लंबाई बोलिए, अब जो डाटा दिया है उसके अनुसार से रख दीजिए, आप सोल्यूशन कर लीजिए। देखिए ध्वनि का वेग दिया है 350, तो 350 यहाँ पर देंगे। आवृत्ति का मतलब हर्ट्ज दिया है, आवृत्ति का मतलब हर्ट्ज यानी कि HZ, यानी कि 700 दिया है तो 700 रख देंगे। गुना तरंग दैर्घ्य है ना, तरंग दैर्घ्य का मतलब वही तरंग दैर्घ्य की लंबाई, तरंग दैर्घ्य यही हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब इसका मान निकालिएगा, समीकरण में क्या होता है, जब इसका मान निकालते हैं तो उसी में ये जो गुना में रहता है वो भाग में चले आता है। देखिए नीचे वाला शूटिंग हो रहा है, नीचे वाला। तो तरंग दैर्घ्य का जब मान निकालिएगा तो तरंग दैर्घ्य के बगल में जो है वो तो जाएगा नीचे में, तो तरंग दैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कहीं पर भी दिक्कत हो समझने में तो उसी में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? 350 बट्टा 700। अब जब भाई इसका मान निकालिएगा तो इसके बगल में जो गुना में वो भागे में ले जाएगा, भाग में नीचे में ले जाएगा। 350 350 दूना 300 दूना 600, 50 दूना 100, यानी कि 6 से 1 700, यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5। अगर मान के चलिए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, या मीटर में आता तो मीटर में, यानी कि सभी डाटा है सेंटीमीटर में, तो 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर यानी कि ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही। क्या हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट एनएमएमएस एग्जाम का तैयारी कर रहा है और वह चाहता है कि फिजिक्स के अंदर में न्यूमेरिकल उसका बने, तो इस वीडियो के अंदर में हम जितने भी क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए तरंग वेग का फॉर्मूला याद रखिएगा, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। अब जो है ना कहीं जो है एक ऐसे वीडियो लाएंगे जिसके अंदर में ये तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ये आवृत्ति क्या होता है, ये आवर्तकाल क्या होता है, इसके ऊपर हम कंप्लीटली एक वीडियो जल्द लाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर में हम कंप्लीटली उसको फुल फ्लेज वीडियो लेके आएंगे, जहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट रूप से समझाया जाएगा आवृत्ति के बारे में, तरंग दैर्घ्य के बारे में, या आवर्तकाल क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे जो है सिर्फ हम न्यूमेरिकल बता रहे हैं, तो उस स्थिति में इसको समझिए पहले। तो चलिए इतना बात लिख लिए। अब आइए 5वें नंबर सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कहीं पर भी दिक्कत हो उस स्थिति में जरूर कमेंट कीजिएगा। 5वां नंबर सवाल देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन सब है, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ष पूछा गया है ना। अब देखिए एक तरंग की आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य निकाले। देखिए प्रश्न पूछने का कई तरीका हो सकता है। यहीं पर मान के चलिए घुमा के पूछ सकता है तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का अनुपात क्या होगा, तरंग दैर्घ्य आवृत्ति का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले तरंग दैर्घ्य निकालना पड़ेगा, आवृत्ति निकालना पड़ेगा, दोनों को निकालेंगे। अगर अनुपात में कहेगा तो भाग दे देंगे, अगर गुणनफल कहेगा तो गुना कर देंगे, अगर जोड़ कहेगा तो जोड़ देंगे, अगर अंतर कहेगा तो अंतर जिस अनुसार से कहेगा उस अनुसार से कर सकते हैं ना। जब एक प्रश्न को आप समझ जाइएगा ना तो उस पर आधारित कितने सारे क्वेश्चन को बनाइएगा, इसका ठिकाना नहीं रहेगा। बस समझदारी आपके अंदर में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक तरंग की आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य का निकालने के लिए, तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/, आवर्तकाल ना। एक तो ये होता है आवृत्ति का फॉर्मूला, एक होता है आवृत्ति का फॉर्मूला
एक होता है आवर्ती का फॉर्मूला। आवर्ती हमेशा आवर्तकाल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवर्ती आवर्तकाल का क्या संबंध होता है, आवर्ती और आवर्तकाल के साथ कैसे संबंध है, तो व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा बोलेगा सर जी, कैसे? आवर्ती ऊपर में देखो, आवर्तकाल नीचे, ऊपर का उल्टा नीचे ना, और नीचे का उल्टा ऊपर है ना। आवर्ती और आवर्तकाल के बीच में कैसा रिलेशन है, तो व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा ना। एक ये याद रखिएगा और एक याद रखिएगा ये दोलन की संख्या बटन समय, ये याद रखिएगा। दोनों आवर्ती का फॉर्मूला 1 बटा आवर्तकाल, यानी तो आवृत्ति का फॉर्मूला दोलन बटा समय। इससे पहले जो आवर्तकाल को जो फॉर्मूला लिखे थे, तो आवर्तकाल में क्या लिखे थे, समय बटा दोलन की संख्या। और हमें सब बताए ना, आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल का उल्टा होता है। जब आवृत्ति के अंदर में मान के चलिए दोलन बटा समय है, तो आवर्तकाल में क्या हो जाएगा, समय बटा दोलन। इस तरह से ये दोनों क्या है, उल्टा रिलेशन होता है इसके अंदर में ना। तो इस तरह से हम आशा कर सकते हैं कि इसको आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब आइए, दिया क्या है, अगर ये दोलन समय दिया रहता है तो उस दिन में आवृत्ति का फॉर्मूला ये लगाते हैं, आवृत्ति वाला। अब मान के चलिए सिर्फ आवर्तकाल दिल लगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों चीज दिल लगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आवृत्ति निकालने के लिए ना। दोलन और समय दिल लगा तो इस सहायता से, इसके सहायता से चलेंगे। आवर्तकाल दिल लगा तो आवृत्ति इस हिसाब से निकालेंगे ना। जो दिया रहेगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर क्या दे। अब देखिए यहाँ पे आवर्तकाल दिया है कितना, 0.05 सेकेंड, क्योंकि आवर्तकाल का मतलब एक टाइमिंग होता है और टाइम को मापते सेकेंड में। तो आवर्तकाल दिया है इतना कितना, 0.05। और गति का मतलब यहाँ देखिए, चाहे गति कहे, चाहे तरंग की चाल कहे, चाहे तरंग का वेग, या हाँ तरंग का वेग कहे, ध्वनि भी एक तरंगे है। तो उसके बारे में जब ये कहेगा तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड जब ये देखिएगा, इसका मतलब समझ जाइएगा ये चाले है, ये वेगे है ना। तो गति कहे चाहे वेग कहे, बात एक ही होता है, सबका मतलब ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड ही होता है। तो यहाँ देखिए आवर्तकाल दिया है 0.05 और हमको निकालना है आवृत्ति। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 बटा आवर्तकाल। आवर्तकाल देखिए कितना है, 0.05 है। पॉइंट कूड़ेगा तो ऊपर में, तो 20 पंचा 100 है ना। तो यानी कि यहाँ काटिएगा तो 20 हर्ट्ज जो हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज। देखिए कहाँ पर 20 है, 20 हर्ट्ज, अब 20 हर्ट्ज यहाँ पर भी है, 20 हर्ट्ज यहाँ पर भी है। ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। बच गया सी और डी। और सी और डी में देखेंगे, आप देखेंगे पहले तो निकल गया आवृत्ति तो होगा 20 हर्ट्ज। आप कह रहा है प्रश्न तरंग दैर्घ्य भी ना निकालिए, तो तरंग दैर्घ्य देखिए निकालते हैं। तरंग दैर्घ्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तरंग दैर्घ्य को निकालने का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य बराबर फॉर्मूला होता है तरंग वेग बटा आवृत्ति, यही ना। तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है, तरंग वेग बटा आवृत्ति। तरंग वेग कितना है, तरंग वेग आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 है, आवृत्ति कितना है 20 है ना। आवृत्ति देखो यहाँ 20 से निकला, 20 धैन, यानी कि तरंग वेग कितना निकल गया 10। देखो यहाँ पे 20 और 10, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। तरंग वेग को किस तरह से निकाला जाता है, तरंग वेग भी एक प्रकार के क्या है, तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य भी क्या है, एक प्रकार का एक लेंथ है, जिसको हम लोग मीटर या सेंटीमीटर में माप सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज और 10 मीटर। तो तरंग वेग का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, तरंग वेग बटा आवृत्ति, तरंग वेग बटा आवृत्ति, तरंग वेग बटा आवृत्ति। तरंग वेग कितना है, 200 मीटर पर सेकंड है। तरंग वेग कैसे समझे, क्योंकि मीटर पर सेकंड है। अब मीटर पर सेकंड क्या होता है, वेग एक ऐसा यूनिट होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ था। आवृत्ति तो निकाले ही अभी जस्ट ना, तो 200 बटा 20, 20 है 200। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत आए तो उस दिन आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा ना। अपने सारे दोस्तों को बोलिएगा इस चैनल पे इस तरह का पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है। तो सारे दोस्त जुड़ेगा, उस दिन में जब ज़्यादा बच्चा जुड़िएगा तो हम लाइव क्लास देंगे, जब ज़्यादा बच्चा जुड़िएगा तब ना। अब आइए 6 नंबर के सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है एक 9 किग्रा एवं 4 किग्रा, यानी कि 9 kg एवं 4 kg के पिंडों की गतिज ऊर्जा बराबर है। कह रहा है यहाँ पे गतिज ऊर्जा बराबर है, तो उस में कह रहा है कि रेखीय संवेग का अनुपात ज्ञात करने के लिए। जब ये रेखीय संवेग का अनुपात कहेगा और गतिज ऊर्जा बराबर है, प्रश्न के अंदर में ये 2 बात रहना चाहिए। संवेग का अनुपात पूछे, संवेग का अनुपात का मतलब, संवेग का मतलब होता है चोट लगना, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसी वस्तु में उसका वेग का गुणनफल क्या कहता है, क्या कहलाता है, तो संवेग कहलाता है। यानी कि संवेग को हम लोग डिनोट करते हैं पी से, पी बराबर होता है एम गुना भी। तो मान के चलिए किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे हम लोग,
संवेग कहेंगे। संवेग का अनुपात कह रहा है, तो संवेग का अनुपात का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए इसको P1, इसको मान लीजिए P2, यही कह रहा है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, M1 अनुपात M2 करेंगे, यानी कि M1 अनुपात M2 का मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर M1 बटा M2। जब संवेग का रिलेशन पूछे, संवेग का अनुपात पूछे, लेकिन प्रश्न के अंदर में ये भी रहना चाहिए। आगे आने वाले वीडियो के अंदर में हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाएंगे, फिलहाल अभी समझने का कोशिश कीजिए कि अगर मान के चलिए कहेगा कि गतिज ऊर्जा बराबर है, देखो यहाँ पे कह रहे हैं गतिज ऊर्जा बराबर है, वहाँ पे देखो प्रश्न को पढ़ो ना, गतिज ऊर्जा बराबर है, तो उस स्थिति में कहेगा रखिए संवेग का अनुपात निकालने के लिए, तो उस स्थिति में डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, P1 बटा P2 बराबर रूट अंडर M1 बटा M2। M1 क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान है, पहली वस्तु का द्रव्यमान, M2 क्या है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, P1 क्या है यहाँ पे, पहली वस्तु का संवेग, P2 क्या है, दूसरी वस्तु का संवेग। संवेग का मतलब होता है किसी वस्तु में चोट लगना, संवेग का अर्थ होता है चोट लगना। भाई चोट कैसे लगेगा, किसी भी द्रव्यमान के वस्तु को आप किसी भी फेंकिएगा तो वेग तो आएगा ही, कहीं न कहीं उस वस्तु में कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। वेग और द्रव्यमान के गुणनफल क्या होता है, संवेग। आप किसी वस्तु को फेंकिएगा किसी के ऊपर में तो चोट तो लगेगा ही, तो इसलिए संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, m गुना v, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसी वस्तु के वेग के गुणनफल को कहते हैं हम लोग संवेग। इस तरह से पूछा गया है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो संवेग कहलाता है। आप देखिए यहाँ पे तो संवेग का अनुपात यानी P1 अनुपात P2 पूछ रहा है, तो P1 बटा P2 पूछ रहा है, तो उस स्थिति में रूट अंडर M1, पहला वस्तु देखिए 9 kg है, 9 M1 का मतलब पहला वस्तु का द्रव्यमान, M2 का मतलब दूसरा वस्तु का द्रव्यमान 4 है। इसका जब वर्गमूल निकालिएगा P1 बटा P2, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, अब P1 अनुपात P2 जो कीजिएगा तो उस दिन क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 2 है ना, 3 अनुपात 2 है ना, तो इसी से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इसको भी आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। कहीं पर भी संवेग का अनुपात पूछे तो उस स्थिति में क्या करेंगे, P1 बटा P2 करेंगे बराबर रूट अंडर M1 बटा M2, ये करेंगे। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा ना। अब आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 2 kg की वस्तु किसी द्रव में तैर रही है, एक 2 kg का वस्तु किसी द्रव में क्या कर रही है, तैर रही है, उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान क्या होगा। क्योंकि द्रव में जब कोई वस्तु तैरती रहती है तो उसमें कौन सा बल कार्य करता है, तो उत्प्लावन बल कार्य करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसी बल की वजह से हम लोग को कोई वस्तु पानी के अंदर में हल्का महसूस होता है। कोई भी वस्तु को पानी के अंदर में ले जाते रहते तो हमको भारी का ज़्यादा दुविधा नहीं उत्पन्न होती, आसानी से लेके चले जाते हैं पानी के अंदर में। लेकिन वही वस्तु को जब ऊपर उठाइएगा, पानी से बाहर निकालिएगा तो थोड़ा वजन पड़ते रहता है, भारी लगते रहता है। अगर कहीं न कहीं इसका मतलब पानी में क्या है, द्रव में क्या है, एक बल है जो उसको उठाए रखता है, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से चल लेते हैं, आसानी से उस वस्तु को लेकर चले जाते हैं ना। तो उसी बल को कहते हैं हम लोग उत्प्लावन बल। तो जितना बल से वो ऊपर खींचेगा, ऊपर जाएगा, उतना बल से वो धरती नीचे भी नहीं खींचेगा। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझिए, जितना बल से आप ऊपर खींचेगा उतना ताकत से क्या करेगा, पृथ्वी नीचे भी खींचेगा। तो पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसी हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। तो गुरुत्व बल का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर क्या होता है, mg। W बराबर mg। m का मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान, g का मतलब इससे पहले हम बताइए g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल और ये गुरुत्व बल क्या है, इसके बारे में भी हमने एक बेहतरीन तरीके से समझा है। अगर नहीं देखें तो उस स्थिति में उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ विद्युत फ्यूज क्या होता है, ये आयनिक यौगिक क्या होता है, अभी हम ये बता रहे हैं, आपको जा करके देखना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। पूछ देता है निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक कौन है, निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है, इसको पहचानिए। या तो विद्युत फ्यूज के बारे में पूछते रहता है, विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या होता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार आपके आने वाले एग्जाम में पूछा गया है। तो आप चाहते हो कि वो क्वेश्चन छूटे नहीं, तो उस स्थिति में क्या कीजिए, जिस अनुसार से हम कह रहे हैं उस अनुसार से आप सारे वीडियो को देख लीजिएगा। नहीं तो कितने विद्यार्थी को लगेगा सर जी वो तो वीडियो 10 का है, क्लास 10वीं वालों के लिए, तो हम नहीं देखेंगे, 10वीं वालों के लिए नहीं है। हकीकत में वो वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाए हैं, दे दिए हैं नाम क्लास 10, उसका भी काम हो जाए और आपका भी काम हो जाए। क्या आप क्लास 8 के अंदर में सरल करो सीखे हैं, तो क्या क्लास 8 से तक सीमित है, क्लास 8 से तक में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, 10th में काम नहीं आएगा। जोड़ घटो तो सीखे हम लोग नर्सरी क्लास में, तो जोड़ घटो क्या नर्सरी क्लास तक सीमित है, आगे काम नहीं आता है। उसी तरह से वहाँ पर जो समझाए वो आप ही लोग के लिए है, आप लोग का काम आएगा। जाकर देखिएगा, हम कह रहे हैं नहीं देखिएगा तो आप ही घटा हुआ लॉस सहिएगा, अपना बढ़िया रहेगा। तो W बराबर m, G का मतलब क्या होता है 9.8। अब देखो यहाँ पे 2 दिया है ना, तो 2 गुना 9.8, तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 19.6, यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 19.6 न्यूटन। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही है। पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल, और जितना बल से मान के चलिए ऊपर खींचने की कोशिश कीजिएगा आप किसी वस्तु को, तो पृथ्वी उतना ही बल से
नीचे खींचने की कोशिश करेगा तो ऊपर जा रहा है जितना बल से उतना ही बल से नीचे भी आएगा, तो नीचे आएगा यानी कि गुरुत्व बल। और गुरुत्व बल का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर mg। m का मतलब द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो इस तरह से इसका सही आंसर आ जाएगा 19.6 न्यूटन। बल का समात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, इसलिए n दिया यहाँ पे। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने जितने भी सारे क्वेश्चन की चर्चा किए हैं आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। आने वाले समय के अंदर में एक और वीडियो आएगा जिसके ऊपर जो है जिसके अंदर में आपके न्यूमेरिकल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम, जितने भी क्वेश्चन आपके एमएमएस एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको सारा करवाया जाएगा। कल ही के वीडियो के अंदर में जितने भी न्यूमेरिकल के रूप में न्यूमेरिकल जो आ रहा है आपके एमएमएस एग्जाम में, जितने भी सारे टाइप्स का न्यूमेरिकल आ रहा है सारे क्वेश्चन को कराया जाएगा। आज किसी कारणवश जो है ना अभी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि काम हो रहा है घर के अंदर में, इधर आंगनबाड़ी सबका काम हो रहा है। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए हमें बता दीजिए।